देश के नेता आजकल किस तरह के बयानों में व्यस्त हैं, ये तो आपने एक झलक देख ही ली है। आपके साथ हल्ला बोल में मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज चर्चा हम करेंगे हर त्योहार से पहले सियासी तकरार का एक रिवाज बन गया है। पहले होली और रमजान पर हंगामा बरपा, अब ईद और अलविदा की नमाज पर महाभारत शुरू हो गई है। संभल में प्रशासन ने अमन चैन बनाए रखने के लिए अपील की है, लोग अपने घर की छतों पर नमाज ना पढ़े। तो मेरठ में पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर दर्ज करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने संविधान की दुहाई दी, कहा सरकार कटघरे में खड़ा करते हुए कि आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा ऐसे फैसले लेता रहा है। इधर दिल्ली और एमपी में भी नवरात्र में मीट बैंक की मांग तेज हो गई है। अखिलेश यादव गौशाला पर दुर्गंध वाला बयान देते हैं, कहते हैं जिसे दुर्गंध आता है वो गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध चाहिए, हम इत्र बना रहे हैं। अब उसके बाद बीजेपी उन पर चोट कर रही है। आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, दो मेहमान तो जुड़ ही गए हैं, एक बार दिखा देते हैं जल्दी से। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और दोनों आज स्टूडियो में हैं। और बीच में हमने एक कुर्सी रखी है ताकि सुरक्षा बनी रहे लेकिन पहले ये आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत। सियासी फिजाओं में तनाव है, ऐसा लग रहा है चुनाव है। यूपी से महाराष्ट्र तक और बंगाल से दिल्ली तक जिस तरह का माहौल बन रहा है, अक्सर वैसा चुनाव के वक्त होता है। लेकिन यूपी में हाल फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है, फिर भी यहाँ धर्मकांटा वाली सियासत जारी है। संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए ईद, अलविदा जुमे की नमाज, नवरात्र और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की अहम बैठक हुई, जहां प्रशासन ने साफ साफ कहा कि सभी त्योहार परंपरागत तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन अधिकारियों ने मुस्लिम पक्ष से कह दिया कि सड़कों के साथ इस बार छत पर भी नमाज पढ़ने की मनाही होगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोड पर कहीं भी नमाज अदा न हो, क्योंकि इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। संभल के सीओ अनिल चौधरी बोले, सेवैयां खिलानी है तो मुस्लिम भाइयों को होली की गुजिया भी खानी होगी। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, ये सेवैयां। घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने को लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया, साथ ही इसे संविधान की अवहेलना करार दिया। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। तरह तरह की पाबंदी लगाई गई कि मस्जिदों पर पर्दा डाला दिया, यह दे तो पूजा करने में, इसी तरह के पूजा करने, उपासना करने में व्यवधान डालना, ये संविधान प्रदत्त अधिकारों का अवहेलना है। वहीं मेरठ में पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। विवाद बढ़ा तो आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुलिस का ये बर्ताव ठीक नहीं है। प्रशासन सड़कों को खाली कर रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए पुलिस संवेदनशीलता के साथ संवाद करे। सड़क पर नमाज के खिलाफ बीजेपी ने यूपी से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। पहले संभल और मेरठ में सड़क पर नमाज के खिलाफ फरमान जारी हुआ और फिर मामला दिल्ली तक आ पहुंचा। कई बीजेपी विधायकों ने एक सुर में सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की। तो आप इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति बता रही है। आरएसएस के लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, पहले बीजेपी स्पष्ट कर दे। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं, अब मस्जिद में करिए ना। सड़कों पर नमाज पर रोक की मांग के साथ बीजेपी ने यूपी में नवरात्र पर मीट की बिक्री पर रोक की मांग भी लगे हाथ कर डाली। यूपी के मंत्री कपिल अग्रवाल ने पुलिस को फरमान सुनाया कि 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद करवाएं। तो अखिलेश यादव ने नवरात्र से पहले शराब को लेकर फ्री वाले ऑफर पर तंज कसा। दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना, सत्य कराई, उनको बुला के बात करिए। बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं।
नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग मध्य प्रदेश में भी होने लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू क्यों हो। हम लोग कहते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये सर्वधर्म समभाव का देश है, तो अब मौका है कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करो। वहीं यूपी में अब दुर्गंध और सुगंध वाली सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रही है। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी ने सनातन विरोधी करार देते हुए उन पर जोरदार हमला बोला। गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। बहुत आश्चर्य होता है कि अपने आप को गोवंशी कहने वाले लोग गोकशी के कभी संरक्षक बनते दिखाई पड़ेंगे, कभी गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। हमारे ये पवित्र चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है गोबर, उसमें उनको बदबू दिखाई दी। ये बड़ी बहुत ही दुखद बात। सवाल ये है, ये कैसी सियासत हो रही है और ये कौन लोग हैं जो नफरत के चूल्हे पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, मुस्कुराइए कि आप आज तक के स्टूडियो में हैं, इतना गंभीर क्यों? नहीं, हम लखनऊ वाले तो हमेशा मुस्कुराते हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, बहुत स्वागत है आपका। अनिल दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम आपको एक तो ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ पर मामला गर्म है, ये ईद और नवरात्र वाला, लेकिन इसी के साथ जो यादव समाज का वोटिंग पैटर्न है वो भी जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के लिए 53% वोट गए थे, लेकिन उसके बाद 17 में 68%, उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये देखिए ये पूरा मैप है जिससे आप समझेंगे। और जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है तो हम इत्र बना रहे हैं, तो उसी समुदाय को लेकर क्या ये चोट है? 82% लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया था। 22 में 83% था ये विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखिए तो एसपी बीएसपी आरएलडी के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद लगभग 38% जो यादव वोट था वो दूसरी तरफ गया था, यानी बीजेपी के गठबंधन की तरफ गया था। और वही आप देख रहे हैं 2017 और 14 में भी, लेकिन वो छिटकता चला गया। गौरव भाटिया जी, आपसे वोट बैंक। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नवरात्र में मीट क्यों बैन हो? अगर कोई देश में ऐसा नागरिक है जो उसे खाना चाहता है तो क्या उसके मौलिक अधिकारों का ये हनन नहीं होगा? और ठीक है, आप अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर आप चोट कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या हम एक हिंदुत्व में भी हम एक कट्टरवाद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम खाएंगे वही तुम भी खाओ, जो हम मानेंगे वही तुम भी मानो? गौरव जी, देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले जब ये निर्णय हुआ है तो संवैधानिक दृष्टि से इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको मालूम है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 संविधान का ये बात करता है, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, चाहे प्रोफेशन का राइट हो, चाहे मूवमेंट का राइट हो, क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या वो सब्जेक्ट टू नहीं है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी है? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अंजना जी, आप बताइए, ईद आए और मस्जिद के बाहर कोई सुअर काट रहा हो, क्या प्रशासन चुपचाप रहेगा? क्या वो इस सुनिश्चित नहीं करेगा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो? और नवरात्रों पे 9 दिन की बात है, अगर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है जिससे सौहार्द बना रहे और हिंदुओं की भावनाएं भी आहत नहीं हो, तो मैं समझता हूं ये संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है और कानूनी दृष्टि से भी उचित है। बात क्या है, जो अखिलेश यादव ने कहा, उनको गौशाला से दुर्गंध आती है, और ये क्यों है अंजना जी? आपको मालूम है अखिलेश यादव संविधान नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आपको बुचड़ खाने से सुगंध आती है, अतीक अहमद से सुगंध आती है, अगर आपको सुगंध आती है जब 200 दंगे होते हैं और दंगाई छोड़े जाते हैं आपके समय में, तो फिर प्रश्न आप पे लगेगा। और ये देखिए, जब मैं कहता हूं, ये तस्वीर देखिए कितना कुछ कहती है। अतीक अहमद मिट्टी में मिला दिए गए, लेकिन उनका कुत्ता पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिलाता था, उनको माफिया नहीं दिखाई देता था इसमें।
मैं कानून व्यवस्था बनी रहे, एक भी इंसान की जान पे ना बने। क्वेश्चन है, एक ये काउंटर हमारा क्वेश्चन प्रतिबद्धता है और हम लोग संविधान के तहत इसे करेंगे। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है बस, इस फोटो का क्या लेना देना है आज की स्थिति से, मैं नहीं समझ पाई। ठीक है, आप कह रहे हैं वो तुष्टिकरण करते थे, लेकिन ये क्या है? क्या ये बहुसंख्यकवाद नहीं है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो पासपोर्ट ले लेंगे? और ये तो आप ही के आरएलडी वाले जो जैन सिंह है वो इसके खिलाफ मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ अंजना जी, ये बताइए संविधान के किस प्रावधान में, मैं सपा के प्रवक्ता से नहीं पूछूंगा, ना अखिलेश यादव से पूछूंगा, वो संविधान पढ़ते नहीं। आपसे मेरा प्रश्न है, जनता ये पूछना चाह रही है संविधान के किस प्रावधान में ये लिखा है कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी? बताइए। नहीं, लेकिन राइट टू वर्शिप तो है ही ना हर व्यक्ति सड़क पे। नहीं, सड़क पे आपने अभी कहा सड़क पे रोक रहे हैं, तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा। कई बार ऐसा होता है पत्रकार हमें ज्ञान दे जाता है, नहीं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। अरे ये कौन से भारतीय न्याय संहिता में कहां पर लिखा हुआ है कि अब आप प्रश्न सुनिए कि अगर कोई सड़क पर पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये अगर भारतीय न्याय संहिता में लिखा है तो आप मुझे दिखा दीजिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी पब्लिक प्लेस को आप ब्लॉक करें और उसके बाद नमाज पढ़ें या वहां प्रदर्शन करें, जैसा हमने शाहीन बाग में देखा था। दूसरी बात, आपने कहा इम्प्यूनिटिव एक्शन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर पब्लिक प्लेस को आप ब्लॉक करेंगे तो कानून में जो लिखा है, कानून के दायरे में रहकर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यहां पे यकीन दिलाता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो न्यायिक दृष्टि से उचित ना हो, और न्यायालय में अगर मामला भी चले जाए तो मुहर ना लगे कि ये उचित था। हाँ, मतलब ये आईपीसी में आपको मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट आईपीसी पुराना हो गया, अब भारतीय न्याय से तो बीएनएस में आपको एक नया प्रावधान लाना पड़ेगा कि सड़क पर नमाज पढ़े तो पासपोर्ट जब्त होगा। मैं तो वो कनेक्शन समझ मैंने आपको बताया, पब्लिक प्रेमिसेस जो है इलीगल ऑक्यूपेंसी होगी तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ, एफआईआर दर्ज तो समझ में आता है, न्याय संगत होना चाहिए हर चीज। पासपोर्ट पर जैन जी कह रहे हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई आदेश आया है? हो सकता है मेरी ये मेरठ का आदेश है, तभी तो मैं बता रही हूँ। एक बार तो अगर ऐसा कोई भी आदेश आया है, आदेश नहीं माना तो एफआईआर, पासपोर्ट लाइसेंस होगा जब्त, जिस पर आप ही के साथ आपके एनडीए में रहने वाले ये जवाब देते हैं जयंत चौधरी। मेरा मतलब है कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों को के साथ संवाद करना चाहिए। आभार व्यक्त करता हूं कि आप ये बात मेरे सामने लाई हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा पुनः, और क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता भी हूं, जो भी कार्रवाई होगी वो संविधान और कानून के तहत होगी। पासपोर्ट और आधार कार्ड इसलिए देखा जा सकता है कि पहचान आपकी क्या है, लेकिन इंपाउंड करने का जो पावर है वो पासपोर्ट एक्ट में है और विशेष अधिकारी हैं उन्हीं को है। और मैं ये मानता हूं कि जो हमारी पुलिस है, हमारा जिला प्रशासन है, इनको कानून के तहत कार्रवाई। पुलिस आप लोगों से भी आगे निकल गई है क्या? अब मैंने जो देखिए, आप चौधरी जी को सुनिए, मतलब कहते हैं कि आपको अगर सेवैयां खानी है तो गुजिया भी खानी होगी। आप कल्पना कर सकते कि कोई पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में ऐसी बात करे? मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, हाँ मैं बिल्कुल कहूंगा, योगी जी के राज में पुलिस तो बहुत आगे निकल गई है, ये सही बात है। 200 दंगे साल में होते थे, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जियाउल हक डिप्टी एसपी मारा गया वर्दी में सपा के टाइम पे। आज जो पुलिस कर रही है उस पे हमें गर्व है और इसमें कोई संकोच नहीं। कह रहे हैं गर्व है उन्हें पुलिस पर। भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी, गौशाला से दुर्गंध कब से आने लगा? बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी नीयत और नीयत इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी के पीछे छुपना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बाइट पुलिस अधिकारी देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किसको हीरो बनाना चाहते हैं? अभी संविधान की बात कर रहे थे, पुलिस वर्दी में रह के व्यक्ति ऐसी बातें करता है, बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने के आप उसको प्रमोट कर रहे हो। वो जो कह रहा है ऐसी भाषा शैली को आप सपोर्ट कर रहे हो, जबकि ऐसी भाषा शैली का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है, बिल्कुल सही है। क्या संविधान में पुलिस रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि वो राजनीतिक बातें करेगा, वो तय करेगा क्या करना है कि नहीं करना है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह की बात आपके साथी हैं जयंत चौधरी जी, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आपकी सरकार कितने सालों से, 10 साल से करीब 11 साल हो गए केंद्र में, 8 साल से आपकी सरकार है राज्य में। आप इसके पहले अचानक आपको ये सब चीजें क्यों याद आ रही हैं? इसके पहले आपको क्यों नहीं याद आई? क्योंकि आपको पता है कि इन सालों में आपने कुछ नहीं किया जनता के लिए। जनता जैसी आपसे सवाल पूछती है वैसे ही आप सवाल का जवाब ना देके उसको इस तरह की राजनीति में उलझाना। अनुराग जी, अब आपसे भी 2 सवाल है, सिंपल सवाल है। वैसे तो यादव समुदाय के सभी लोग कहते हैं कृष्ण जी के वंशज हैं, ऐसे में गौशाला से
दुर्गंध कैसे आने मैं लगा, बता रहा हूं। और वो भी अखिलेश यादव जी को। और साथ ही दूसरा प्रश्न, अगर कोई भी ये कहता है देश में कि सेवैया हम भी खाएंगे आप भी गुजिया खाइए, इसमें क्या गलत हो गया? मतलब तो सभी कहते इस पर कैसे आफत आई? नहीं, उसमें आपत्तिजनक नहीं है। अधिकारी ने यही तो कहा है। नहीं, वो थोड़ी राजनीतिक भाषा, वो तो हम भी कहते हैं कि हम भैया उनकी सेवैयां खाते, हमारी गुजिया खाते, तो हम ही बोलते ही रहते हैं। लेकिन वो आजकल उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनको स्टाइल कि हम बहुत बड़े बीजेपी के नेता की तरह बिहेव करते हैं ना। बात छोड़ो, उनके बारे में बात इतनी बहस क्यों करना। बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा मैं बता रहा हूँ। अगर आप सैफी में अखिलेश यादव जी के घर जाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपका कैमरामैन भी वहां होगा इटावा में कहीं पे, भेज दीजिए। 100 गाय हैं और गाय के ऊपर में घर है, नीचे गाय रहती है। तो दुर्गंध क्यों आता है वहां से? मैं बोल तो रहा हूं, अपनी बात दुर्गंध पे बोलिएगा, पूरी बात कर लूं। नीचे गाय हैं, ऊपर घर है, जिसमें धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी रहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी के चाचा रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सब लोग उसी गौशाला में जाके बैठते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा था गौशाला बनाएंगे, उनका सवाल यह है कि गौशाला बनाने की बात की थी तो क्या आपने गौशालाएं बना दी? गायों की जिस तरह से मौत होती है, आपने देखा किस तरह से गौशाला की हालत भदौरिया जी सबसे बड़ा ट्विस्ट लेके आए हैं। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। गौशाला में जो हालत है, आप अपने कैमरे में भेजिए, गौशाला कितने आपने बना दिए और गौशाला की हालत आपने देखी कितनी। आप देखो क्या हालत थी गौशाला की। क्या जानवर, वो ये भी कह रहे थे साथ साथ में कि जानवरों की वजह से जो छुट्टा जानवर घूमते हैं रोड पर, उनकी कितने लोगों की मौतें हुई है, कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोगों की फसल चढ़ती है। इसमें भी उन्होंने बोला कि हमने एक खूबसूरत कन्नौज को हमने इत्र की नगरी, सुगंध की नगरी बता रहे, वो उसको बता रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है जो गौशाला बनाने की बात करती है और गौशाला बनाती नहीं है, उस पर राजनीति जरूर करती है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, किसी के यहां गौशाला है जितनी अखिलेश यादव जी के घर पे कोई दिखा दे, तो यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कितना बड़ा छोटा सा जवाब फिर मैं यहीं पे डिबेट मौलाना खत्म हो साहब के पास जाऊंगा। देखिए, अखिलेश यादव के घर का नक्शा, कौन किस कमरे में रहता है, टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, मुझे बताया जा रहा है कि एक बार उनकी बाइट रेडी हो गई। जरा सुन लेते हैं, फिर देख, मतलब थोड़ा एक रियलिटी चेक होगा भदौरिया जी का। गजब के हैं प्रवक्ता, सुनिए क्या कहा अखिलेश जी ने। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब जवाब दे दूं? मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं। कितनी साफ गोई से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुर्गंध फैलाती है समाज के अंदर में। हम समाजवादी लोग सुगंध फैलाते हैं भाईचारे का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लिया गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम मानवता की इसीलिए हमने पूरा मैं मानवता की सुगंध फैलाता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज है समाज के अंदर, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। गौशाला में चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी के यहाँ चले जाइए, सैफई में इतनी बड़ी गौशाला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कल ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिएगा। लेकिन मैं अपनी बात इतना पूरी सब बोल के सब ठीक आपने बोला। जहां जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, ये लाइन एज इट इज उन्होंने बोली है। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। सीधा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला छोटा सा बनाने की बजाय उन्होंने गौशाला में गायों की जो हालत है, गौशालाओं की जो हालत है देख लीजिए। गौशाला की हालत की दुर्गंध बोली उन्होंने। इतनी हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव में, एक बार कह दें कि जो वजू खाना है वहां से पानी से बदबू आती है। वो ये कह दें एक बार भी कि जो बुचड़ खाने हैं वहां से बदबू आती है। और हिंदू विरोधी इनकी सोच है, कार सेवकों पे गोली चलाना, 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में साधुओं पे लाठी चलाना। अभी कुंभ पे हमें अभिमान है, 67 करोड़ हिंदू डुबकी लगाते हैं और अखिलेश यादव समर्थन करते हैं कि मृत्यु कुंभ है। ये ममता बनर्जी ने कहा था, वो सही कहा है। मैं केवल इतना कहूंगा, अगर हम दुर्गंध हैं तो ऐसा क्यों है अंजना जी, 2017 2022 हम जीत जाते हैं, 2014 2019 2024 हम लोग जीत जाते हैं। बाइपोल हुए, 10 सीटें पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 8 हम जीते, ये 2 जीते। तो दुर्गंध कौन है ये जनता तय कर चुकी है। कब तक सर, हर नवरात्र पे, रमजान पे, ये कब तक देश में चलता रहेगा? मीट बंद कर दो। अरे कानून बना, एक सेकंड सर प्लीज, कानून ही बना दीजिए ना, खत्म कीजिए ना। ये हर बार इस तरह के कानून है, मैं आपको कानून बता चुका हूं। रीड आर्टिकल 19 बंद हो जाएंगे। रीड, मैं अनुच्छेद 19 संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। वो कहता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी,
हेल्थ, इसके लिए आप जो है कोई भी कड़ा कदम उठाना हो उठाएं। अगर दंगा हो जाए तो ये ठीक है, ये ठीक है अगर दंगा हो जाए। हिंदुओं की भावनाएं हैं, 9 दिन के लिए वो नवरात्र रखते हैं, सामने नहीं चाहते कि मास्क कटे, इसमें क्या गलत है? अगर हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, कानून ही बना दीजिए ना, खत्म तो कानून है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब हम लोग कहते हैं 144 लगाया, तो पुराने सांसद विधायक मांग क्यों करते रहते हैं कि मीट शॉप बंद तो करो? अगर जब है ही कानून तो फिर उसको लागू कीजिए। मांग करना गलत हो गया, कानून की मांग करना गलत हो गया। कानून के तहत अगर आदेश पारित हो, ये गलत हो गया। 2 सेकंड पूछ रही हूँ, खत्म कीजिए ना झंझट। हर साल यही हाल नवरात्र पर एक बात बस कह के अपनी बात को आप ये बताइएगा, क्या ये सत्य नहीं है? एक लाइन दिखा सकता है, 200 दंगे साल में होते थे। एक लाइन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी करा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा करा दे। हमने देखा किस तरह से अगर दंगाई कोई है तो वो नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। 2 सेकंड बस, एक लाइन इनसे पूछिए, नवरात्र का समय आ गया है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये आपकी पॉलिसी है क्या? शराब नहीं, शराब की दुकान में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आप नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं देश के अंदर? तो टिके रहिए, प्लीज। इन्होंने बोला बोले 30 लोगों की मौत, सनातनियों की मौत हुई है, उस पे सवाल मैंने उठाया है, व्यवस्था पे सवाल उठाया है, कुंभ पे सवाल नहीं उठाया है। आप उसको घुमाइए फिराइए मत। पहली बात, तथ्य नंबर 1, जब इन्होंने कुंभ कराया था तो 45 लोगों की मौत हुई थी। आजम खान एक मुसलमान मिले थे, प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन को कराया था। बीच में ना बोले, 30 बता रहे थे, मैं तो कह रहा हूं एक मौत भी बहुत ज्यादा, लेकिन 45 की मौत हुई थी। अखिलेश यादव चुप रहे थे। दूसरी बात इन्होंने जो कही 1+ बाय 1 गेट 1 फ्री, मैं उस पर एक ही बात, अरे सर छत गिरा दी थी आप लोगों ने दिल्ली में, इस पर पहाड़ बना दिया था। बात तो पूरी कर लूं, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ, इधर उधर भी नहीं भाग रहा। ये भी नहीं कि टूटी साइकिल पे दाहिने से निकल जाऊं, उत्तर देने के लिए तैयार हूं। एक पर एक फ्री। मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए, इनके समय में तो शराब के सारे ठेके जो हैं, एक व्यक्ति एक कंपनी को दे दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया, कहा कि ये गलत है। अगर एक एक्साइज पॉलिसी है जिससे रेवेन्यू आता है, मेरी जो जानकारी है, बीच में ना बोले, देखिए अगर तोता बोलता रहेगा तो फिर मुझे इसी तरह की बात, कौन सा तरीका है? मैं एक बात कह रहा हूं, जब 31 मार्च आती है तो एक पॉलिसी होती है कि आप जो भी स्टॉक है, रेवेन्यू है, उसको बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो स्टॉक खत्म हो जाए। मैं समझता हूं जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, जो प्रदेश का हित है उसको ध्यान में रख के रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक पर एक फ्री यूपी की जनता को शराबी बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में तो मैंने आपको स्टॉक की बात बताई, इसका अगर कोई तर्क हो तो आप दीजिए और मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, मौलाना खत्म करना है, उससे रेवेन्यू आएगा। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अगर सड़क से हटकर कहा जा रहा है घर में नमाज पढ़िए, छत पर मत पढ़िए, क्या गलत है इसमें? अंजना जी, आप काणा लफ्ज समझती? काणा नहीं, आज ही सुना, पहली बार। काणा कहते हैं एक आंख वाले को। अच्छा, ठीक है ना? शासक को काणा होना चाहिए। हालांकि हम डिफरेंटली एबल्ड जितने लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी दृष्टिदोष हो सकता है। जी, अपनी बात कहिए, लेकिन उसको जो है ना डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, एक आंख वाला होना चाहिए, इसलिए ताकि वो सबको एक नजर से देख सके। शासक जो होता है, रियाया उसकी सब होती है, वो किसी भी कास्ट का भी हो सकता है, किसी भी यही होना चाहिए। नजर की बात मत कीजिए, नजरिए की बात कीजिए, ठीक है ना? हाँ, उसके लिए किसी का मसला ये है कि साल भर में वही साहब जो गुजिया और सिवई की बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि 52 जुमे आते हैं, एक दिन होली में अगर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साल भर में एक ही ईद तो हमारी आती है, 20 मिनट लगता है ईद की नमाज में, उस दिन तो सरकारी छुट्टी भी है। होना तो ये चाहिए था कि योगी जी उनको आदेश करते कि मुसलमानों का त्यौहार है, तुम सुरक्षा करना उनकी, जहां वो नमाज पढ़ें, और जब कावड़ निकले तो मुसलमानों की जिम्मेदारी कि उनकी सुरक्षा करें। तब तो शासन में मजा आता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप मुसलमानों के त्योहारों के पीछे छुप जाते हैं। अपनी खूबी तो आपने, आज 8 साल 7 दिन हो गए, 8 साल 7 दिन हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने पूरा। अब वो 8 साल और 7 दिन में मुझे बताएं कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पर वो पब्लिक में जा सकते हैं कि मुझे वोट दो, सिवाय इसके अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, कावड़, संबल, मस्जिद, मंदिर। इसके अलावा आज तक कोई भी एक बयान उनका दिखा दीजिए। और 3 आदमी हमने हिंदुस्तान में छांटे हैं जिनके बयान आप भाईचारे के नहीं दिखा सकते। पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पे गिरिराज सिंह, तीसरे नंबर पे हेमंत विश्व शर्मा।
हेमंत विश्व शर्मा। अच्छा, बाकी पार्टियों के नहीं देखते हैं, बीजेपी वाले खाली देखते हैं। वो इतनी नफरत भरी बात नहीं करते, ये हमेशा असदुद्दीन ओवैसी नहीं दिखते आपको। देखिए आपको इमरान मसूद नहीं दिखते। नजरिया मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो औरंगजेब लवर्स है। अभी आप बहस बीजेपी के नेताओं पे कर रही हैं, जिस दिन उन पे बात होगी हम उन पे भी कहेंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ईद की नमाज जो उन्होंने बात कही है वहां के डीएम ने, ये कानून के वक्ता हैं, हर चैनल में कहते हैं मैं बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील। मैं नहीं कहता हूं, मुझे आपने कहा, मैं नवाजा है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाजा, मैं नहीं कहता। अल्लाह खूब नवाजे आपको। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने आज तक नहीं कहा मैं बड़ा वकील। मैं कह रहा हूं आप जैसे चाहने वाले बीच में बफर बिठाया है आराम से। अल्लाह नहीं, आपने भाजपा और सपा के बीच में फंसा दिया, ये फंसाया नहीं, बफर बनाया। अब मुझे ये बताइए, क्या जो डीएम ने कहा है कि हम पासपोर्ट रद्द कर देंगे, लाइसेंस, क्या ये कानून संगत है? अगर नहीं है, क्या उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने डराने की कोशिश की है कौम को? ये डराना नहीं है। अगर रोड पे आए तो तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, अगर रोड पे आए तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। एक सवाल है, सीधा सा सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। ये फ्राइडे को नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जानी चाहिए, इस तरह की दलील मैंने बहुत सुनी है, आप भी बताते रहे हैं, कई केसेस में भी ये बात कही गई, अयोध्या से लेकर कई जगहों पर ये बात कोट किया गया। ऐसे में अगर नमाज मस्जिद में पढ़ने को कही जा रही है, सड़क पर नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप ही कहते हैं ना मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। सुन लीजिए, अब सड़क पे ही पढ़ेंगे वाला, अब ये कौन सी लाइन हो गई? आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में खाली मुसलमानों का ही त्योहार आता है क्या? और लोग रोड पे खड़े होकर के पूजा अर्चना नहीं करते हैं क्या? आप बंबई में देखिए, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वहां 9 दिन तक एक प्रोग्राम होता है, क्या रोड जाम नहीं किए जाते हैं रात रात भर के लिए? हमने कभी इतराज किया क्या? मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आधे घंटे का वक्त है यार, साल भर में एक तो त्योहार आता है ईद का, ईद और बकरीद का। अगर आप कह देते कि भाई पढ़ो, हम सुरक्षा, और फिर जब सबसे बड़ी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में सही चल रहा, फिर डर किस बात का? एक मिनट, अब आप हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं जब से योगी आया है, जब से डर खत्म हो गया। इसका मतलब योगी से पहले हिंदुओं में डर था, अगर डर नहीं था तो पार्लियामेंट में फिर क्या बोल रहे थे? चलिए जवाब दीजिए। रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? देखिए, सबसे पहले फिर रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? सड़क पे लेकिन नमाज वाली जिद तो ठीक नहीं है आपकी नजर में? जिद नहीं, अगर कानून इजाजत दे और किसी को कोई तकलीफ ना हो तो सम्मान पूर्वक पढ़ें, वरना जहां जगह ये थोड़ी सीओ नहीं सीओ डीएम में कंपटीशन हो जाएगा, कौन ज्यादा बोलेगा? नहीं सीओ और डीएम में कंपटीशन है क्या? फिर इस पर मैं पहले भी आपको बात कर चुकी हूं कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और पत्थरबाजी होगी तो अनुराग भदौरिया नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल, गौरव भाटिया भी नहीं होंगे, सौहार्द वातावरण होता है, सौहार्द वातावरण होता है। मैं बोल लूं सर, एक लाइन तो बोलने दीजिए, मेरा शो है तो एक लाइन नहीं, पूरा ही तो वो रिस्पॉन्सिबल सीओ होगा ना उसके लिए, गौरव भाटिया भी नहीं होंगे, तो ना इनके अन्य प्रवक्ता, ना इनका कोई मंत्री। तो आपने क्या उनसे बैठ के वहां पर वो पुलिस वाले को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा जी? क्या आपने अपनी बुद्धि से काम करेगा? बिल्कुल अच्छी बात करेंगे। एक मिनट, क्या आपने उनसे मिलके सिविल सोसाइटी से मिलके बात की, एक सौहार्द का वातावरण बनाते? वो एड्रेस सिविल सोसाइटी को ही क्या बात होता है कि पासपोर्ट रख लेंगे? वो एड्रेस सिविल सोसाइटी को ही कह, और ऐसी पुलिस किस काम की जो अपने लोकल लोगों को तो पता कर लीजिए। ये उनकी जो बाइट चल रही है ना, वो मीडिया को नहीं बोल रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी के ही दोनों समुदाय के लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने ये कहा था कि पहले छतों पे नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में उन्होंने उस चीज को वापस लिया और पासपोर्ट क्यों अपनी छतों पर पढ़ सकते हैं? सेवैया भी खाइए, गुजिया भी खाइए, लेकिन ये आदमी जो पुलिस की वर्दी में है, उनको मुझे लग रहा है अंजना जी, हिंदुस्तान के भाईचारे के लिहाज से पुलिस वाले को पुलिस वाले जैसी बात करनी चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहिए? क्या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं, बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ी है इस देश के। अरे खिलाड़ी है तो गोली मार देंगे, ओलंपियन है, कहां गोली मार रहे हैं? खिलाड़ी है तो धमकाएंगे। ये आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं धमकाएंगे आप, खिलाड़ी है तो गोली कहां मारी है? खिलाड़ी है तो धमकाने की बात करेंगे क्या? मैदान में जाइए ना, वहां खेलिए ना। इसको आप डिफेंड कीजिए और उसके बाद से जो आरजेडी के अगर वो पहलवान है आज, सॉरी योगी जी से कुश्ती लड़ा ना, किससे? योगी जी से कुश्ती लड़ा ना पहलवान, तो हमसे क्यों लड़ रहे हैं? लड़े जाकर के मैदान में, बनाइए, दोनों हाथापाई करें, पता चल जाएगा कौन बड़ा पहलवान है। हमें तो छोड़ दो, लेकिन अभी कैसे हो गया यार? अभी कैसे हो गया? शिष्टाचार में दोनों लोग चिल्लाएंगे, बोलने नहीं देंगे। करने का क्या मतलब? नहीं, वो तो मैंने पहले ही पूछ लिया है। दाखिल करूंगा उनके खिलाफ। हाँ नहीं, जरूर कीजिए। और जिन्होंने पत्थरबाजी की ना और ट्रक के ट्रक पत्थर इकट्ठा करके पुलिस वालों पर फेंके, उन पर भी पीआईएल डाल दीजिएगा। उनका कोई समर्थन नहीं करता। उसी से पुलिस चौकी बन रही है। अरे विजुअल्स है, हमारे रिपोर्टर लाई है, वो पुरानी तस्वीरें निकालिए। अंजना जी किसने चौकी बन रही है? किसने
भाटिया जी अब डिफेंड अंजना जी किसने रोका? जेल में डाल हर दीजिए बात उनको। की एक बात है, पासपोर्ट जब्त करना, मतलब अब कोई लिमिट नहीं बन रही पुलिस अधिकारियों की, वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर जवाब स्पष्टता से मैंने पहली बार जवाब दिया, वही बात मैं दोहराऊंगा और वो न्याय संगत है, सही है, न्यायालय जिसको जाना हो जाए। जो बात मैंने कही मतलब पासपोर्ट जब्त बीच में करने ना वाली बात बोले। ठीक है? देखिए अंजना जी, मैं ये देखिए, आप क्यों ऐसा करते हैं? मतलब इज्जत देने का मन भी होता है तो मन फिर कहता है ना दो, बीच में मत बोलिए भाई। अरे बाप, मैं जब अपनी बात रख रहा हूं तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि इन्होंने किस तरह से तथ्यों का ज्ञान नहीं है और तब भी बोले जा रहे हैं। जब होली आई और उसके बाद जुम्मे की नमाज थी, एक ही दिन पढ़ रही थी, तब केवल संभल में नहीं सभी जिलों में दोनों धर्मों के जो सम्मानित लोग हैं, मौलाना हैं, पंडित हैं, उनको बुला के आपस में सौहार्द की बात करी गई और इसीलिए होली पे हमने देखा होली खेली गई और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ। ये तो चाहते हैं आग लगाना और वही हमें रोकना है। दूसरी बात, क्या आप भूल गई हैं किस तरह से 200 दंगे साल में होते थे और ये लोग रोक नहीं पाते थे? और जो आरोपी था मौलाना नजीर चार्टर प्लेन से आता था, आज इन्होंने कहा उनको कुश्ती लड़नी चाहिए योगी जी से। जो राजनीति का दंगल है उसमें कुश्ती हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव को पटकनी दी है उसमें। और ये हमारे लिए गर्व की बात है अगर हमारी नीतियां में कमी होती, अगर जनता को हम पे विश्वास नहीं होता, हमें क्यों चुनाव जिताती? हमें चुनाव जिता रही है, इसका ये मतलब है जो हमारी नीतियां हैं वो सर्व समावेशी हैं और लोगों को हम पे पूर्ण विश्वास है। मैं एक बात और कह दूं, यहाँ मौलाना जी बैठे हैं, सवाल पूछते हैं, अच्छा है, दिव्यांग का भी इन्होंने बात करी। मैं इतना ही कहूंगा, आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? जब हज हाउस बनता था, हज सब्सिडी होती थी, जब आरक्षण धर्म के आधार पे होता है जो गैर संवैधानिक है, अनुच्छेद 14, 15, 16 गैर संवैधानिक है। मैं कह रहा हूं कर्नाटका में हुआ, आपने कोई बयान दिया? और सुनिए, 32 लाख लोगों को राशन दिया गया, धर्म के आधार पर नहीं दिया। मैं बताता हूँ, अरे सुनिए, सौगाते मोदी उर्दू का लफ्ज है। अरे आपके बीच में उन्होंने नहीं मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मैं लिख लेता हूं, ये मैं लिखिए ना पॉइंट से पेपर पे। अब मैं एक बात और मौलाना जी को बता दूं, यही लोग आरोप लगाते थे कि मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया किसी भाई ने तो वो मोदी जी हैं। और ये जो 32 लाख मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, माइनॉरिटीज को, केवल मुसलमानों को नहीं, ये हम लोग जो सौगात दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, अच्छा। ये अपने पार्टी के कोष से दे रहे हैं। इफ्तार पार्टी सरकारी खजाने से होती थी, ये फर्क है। पूछिए 5000 की चांदी की प्लेट से इफ्तारी करना सरकारी खजाने से आसान है या पार्टी अपने कोष से अगर ऊपर दे रही है? अनिल दुबे जी, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट जब्त करने वाला नहीं। अब वेट कीजिए आप। अनिल दुबे जी, जल्दी से कमेंट आपसे। ये गौरव भाटिया जी बैठे हुए, इनको लाइव समझाइए ना कि ये पासपोर्ट जब्त कर लेंगे वाली भाषा ठीक नहीं। मेरठ नहीं, गौरव भाटिया जी भी लगभग वही बात कह रहे हैं। देखिए, मेरठ के प्रशासन ने जो कहा उसके खिलाफ जैन जी ने एक ट्वीट पे किया। देखिए, मेरठ के प्रशासन को ये नहीं कहना चाहिए आपको जो कानून का काम करना है आप नमाज को रोकने का काम करिए, कानून व्यवस्था बनाने की बात करिए, लेकिन आप किसी को धमकाइए नहीं। यही माननीय जैन जी ने कहा कि आप किसी को धमकी भरे शब्द मत दीजिए। ये सहिष्णुता के साथ, भारत सहिष्णुता का देश है, इसमें सब लोगों को उनके धर्म का, उनका ईद का त्योहार है और उनको प्रयास करना चाहिए कि भाईचारे के साथ ये पर्व जो है संपन्न हो। लेकिन वो धमकावे ना, यही बात जैन जी ने कही, यही बात मैं आपके चैनल पर यहाँ पर गौरव जी इसका जवाब दीजिए। एक हाथ से सौगाते मोदी, एक हाथ से पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं आपको। मैं समझता हूं, मैं बता रहा हूं, पहली बात उन्होंने कही जो गौरव जी ने कहा वो सही कहा, यही हम मानते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि किसी को धमकी ना दो, कानून का पालन करो, शांति बनी रहे, इसमें विरोधाभास कहाँ है? कोई नहीं। लेकिन एक बात और कह दूं, मैंने जो बात कही कि आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये नहीं होगा। और सुनिए, इस भारत में यहां सपा बैठी है, पूछिए इनसे, जब बहराइच में दंगा हुआ था, एक हिंदू मारा गया था, गोली मारी, आरोपी मुसलमान निकला, इन्होंने कहा मुस्लिम इलाके से हिंदुओं का जुलूस जा रहा है। क्या भारत में मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके होंगे? क्या अखिलेश यादव ने माफी मांगी है उस पर? आप मुझे बताइए। अगर हम इनसे सवाल पूछेंगे आए दाएं बाएं कर देंगे, हमसे कहेंगे इस पे उत्तर दो। हमने उत्तर दिया, आप उत्तर लीजिए। मुस्लिम इलाका क्या होता है बताइए।
मेरा जवाब हो जाए। देखिए रामगोपाल मिश्रा जी की जो बात कर रहे हैं, इनको नाम भी नहीं याद है। क्यों याद रहे ऐसे लोगों का? रामगोपाल मिश्रा जी की मौत, हीरो है आप? मैं किसी की बात नहीं बोल नहीं, रहा। अब्दुल हमीद बोल नहीं रहा था, तो हल्ला मचा रहे थे बीच में। वो कह रहे हैं आपने बीच में नहीं बोला। रामगोपाल मिश्रा जी आपको नाम नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों नाम याद रखूं? मुस्लिम इलाका है कि नहीं ये बताओ। क्या उम्र थी? मुस्लिम इलाका बताओ, क्या नाम था? मुस्लिम इलाका बताओ क्या होता है, नहीं बताएंगे। इनको पता नहीं, जनता देख लो, पिताजी का क्या नाम था, इलाका और मुस्लिम इलाका क्या नाम था, ऐसे ही देश को बांटेंगे। गलत बात में किसी उनकी बारी। अच्छा ठीक है, उनको मैंने रोका ना, मैंने रोका ना। रामगोपाल मिश्रा जी क्या होता है, मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूछ रही। इनको नहीं याद था रामगोपाल मिश्रा जी, इनको नाम नहीं याद रहता है, इनको सिर्फ नाम याद रहता है नफरत का। केवल रामगोपाल मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में लगता है। और वो आदमी कौन है? अच्छा, अब आप दोनों चुप हो जाइए। नहीं, मुस्लिम इलाके, ठीक है, मुस्लिम सवाल है। मुस्लिम इलाका कहना, एक सेकंड, मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा। एक सेकंड सर, मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा, उस पर जवाब दीजिए। और साथ ही एक सेकंड सुनिए, तो सवाल पूरा नहीं हुआ है। यही नहीं, बहराइच में तो जब उनकी मौत हुई मिश्रा जी की, तब तो वहां पर नहीं दिए पैसे, लेकिन संभल में तुरंत ऐलान किया, समाजवादी पार्टी ने किया कि हम पैसे देंगे। देखिए एक एक जवाब, इन्होंने बोला कि हम सौहार्द का वातावरण रखते हैं। आपके नेता कह रहे थे अरे भैया मुस्लिम इलाका क्या होता है भारत में, ये बता दो। ये क्या बात है भैया, इसके बीच में नहीं बोला, ये इस तरह ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। मैंने बोलने दिया, इसके मतलब मेरी शराफत का ही मामला है कि मैं बीच में नहीं बोला तो करने लग गए। क्या बात है, आप तो रामगोपाल मिश्रा जी का नाम नहीं ले पाए, अब शर्म के मारे क्या चेहरा दिखाओगे? मैं बोल रहा हूँ यार, मैं किसी के बीच में बताइए। मुस्लिम इलाका, फिर देखिए मुस्लिम इलाका, बताइए मुस्लिम इलाका में जवाब लेने पहले मुस्लिम इलाका पे और साथ ही पैसे पे। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है, तुम सीख लो। है भाई, ये गलत बात है। देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो बफर जोन क्रिएट किया था। इस तरह से नफरत फैलाते हैं, ये कहते थे त्रिपाल ढक के निकलो, त्रिपाल ढक के निकलेगा क्या भाई? ये नफरत की राजनीति नहीं है। ये क्या कह रहे थे, इनके नेता कह रहे थे, विदाई कर रही थी, वार्ड अलग कर दो, मुस्लिम वार्ड अलग कर दो। और आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन की बात कौन कर रहा था? हिम्मत हैसियत है तो बताओ, 4% रिजर्वेशन की बात कौन कर रहा था आंध्र प्रदेश में? और सुनिए, अगर सौगात देनी है तो लोकसभा एमपी की टिकट दे देते। एक भी मुस्लिम आदमी को लोकसभा की टिकट देगी ना, अपने विधानसभा का नहीं बना सकता। भारत में याद कर सम्मान दो उनको, पार्लियामेंट के साथ गलबैया करो, जाओ उनको बराबरी पे बैठाओ। ये सम्मान देना है तो लोग दे नहीं पा रहे। अनुराग, ये गलत बात है। मैं बोला मुस्लिम इलाके पे आपने कुछ नहीं बोला। क्या मुस्लिम इलाका बोलने पर कुछ नहीं, कोई मुस्लिम इलाका नहीं होता हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी इलाका होता है। कुछ नहीं ये बोला। भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हिंदू इलाका, ये मुस्लिम इलाका, ये बीजेपी करती है। हम कहते हैं हिंदुस्तान है मेरा, सब एक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बताइए बोलेंगे कि बोलेंगे गलत कह दिया। कुछ बचा तो ज्यादा नहीं है आपके लिए, लेकिन आप पासपोर्ट के मुद्दे पर जब वो कह रहे थे हाथ आपने उठाया था, जवाब रामगोपाल मिश्रा जी के पिताजी का नाम पूछ लीजिए जरा, अभी पोल खुल जाएगी जनता के सामने। नहीं याद है, जनता पार्टी खड़ी रही उनके साथ, तुम तो कह रहे हो आरोपी, ये हालत है, तुम तो आरोपी ठीक है, ये हालत है। टोपी देख के। और रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उसका नाम तक नहीं याद है भैया। प्रभु इनको माफ करना इनकी राजनीति को। एक आदमी की मौत हुई थी, आदमी नहीं। लोग कहेंगे, बाहर निकलेंगे ना, जो देखेगा ना वो कहेगा यार कहाँ फंसे थे तुम। अब एक बात बताइए, ईदी, अब इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ईदी दी है मुसलमानों को, यही बोला ना इन्होंने? मुसलमानों को नहीं, माइनॉरिटीज को। अरे माइनॉरिटीज, जब माइनॉरिटी मनमोहन सिंह ने कहा था तब तो मुसलमानों से जोड़ लिया था। उन्होंने मुसलमान शब्द बोला था, इनको ये भी नहीं पता। उन्होंने कहा था पहला हाथ मुसलमानों का है। मौलाना साहब अपना फैक्ट सही रखिए, और मैं बड़ी मुसीबत है सर, है ही, जब गलत फैक्ट बोलेंगे तो चेक करूंगा। संसद में, स्टूडियो में कहीं तो चैन नहीं, कहीं नहीं बोलने दिए जा रहे। आप आ क्यों रहे? चैन नहीं है तो घर बैठिए, मत बुलाओ, नहीं आऊंगा। अरे क्यों चैन नहीं है? बोलिए ना, विषय अब ये बताइए, ईदी उर्दू लफ्ज है कि नहीं है? सौगाते मोदी उर्दू लफ्ज है कि नहीं है? मैं पूछ नहीं, इससे हुआ क्या, कहना क्या? उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहा गया है, तो जब ये जो इन्होंने ईदी लिखी है, या कटमुल्ला का अर्थ बताइए मौलाना साहब जरा। कटमुल्ला का बताइए, किस में बताऊं? नहीं, जिसमें आप बताइए, मुंह से बोल के बताइए। संस्कृत में बताऊं या हिंदी में बताऊं? आप संस्कृत में बताइए। संस्कृत में बताऊं ना, तो उसको पोंगा पंडित कहते हैं। बताइए, ये लीजिए, ये पोंगा पंडित हिंदी का शब्द है, उसको पोंगा पंडित कहते हैं, संस्कृत का नहीं है। ये लीजिए, आप भी विषय पे बोलिए ना, आप भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, आप भी पॉलिटिक्स का हिस्सा। पॉलिटिक्स क्या,
भाई आप ये बताइए, हम कह रहे रामगोपाल मिश्रा जी जो के लोग पिताजी का जिन नाम लोगों ने जाते कैलाश चंद मिश्रा जी था, बस इतना बता दिया जनता को। मुझे ये कोई तरीका थोड़ी है, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तो दूसरे का भी तो आप लोग इतनी देर से क्या करें आप बताइए, हम उठ के किसी का मुंह बांधे, क्या करें आपके लिए, बोलिए। कि जो मेरठ में और संभल में जिस तरह के पुलिस प्रशासन के बयान आए हैं, ये कानून के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ हम चाहते मोदी जी से गुजारिश करेंगे। योगी जी तो उन्हें पहलवान बता रहे हैं, मोदी जी अगर आप वाकई मुसलमानों से कुछ हमदर्दी रखते हैं, हिंदुस्तानियों से कुछ हमदर्दी रखते हैं, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल आपसे पूछती जी बताइए। अफवाह फैलाई गई कि संभल में जानबूझकर मस्जिदों को ढका जा रहा है, जबकि इसी पीस कमेटी की मीटिंग में, आप सुनिए जी, और तमाम नेताओं ने बोला, इनके भी नेता है अमीक जमई प्रवक्ता, वो भी कह रहे थे अराजकता फैला रहे हैं, मस्जिद ढक रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान है। ये जो बोला गया उस वक्त, वो तो बातचीत के साथ जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि रंग अगर मस्जिद की दीवार पर पड़ गया तो हो सकता है लोग नाराज हो जाएं। तो क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या आप जो है आप बचा नहीं सकते, मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए ये तो उन्होंने बोला। किसने? जो मुस्लिम संगठन के वहां पर उन्होंने तो कहा कि दंगा ना भड़के, फसाद ना हो, उन्होंने कहा इसीलिए उन्होंने कहा हम हिफाजत करते हैं। अरे भाई सरकार नहीं बचा पाएगी हमें, सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस से निवेदन किया, सरकार हिफाजत नहीं करेगी। अरे पुलिस नाटक मत कीजिए, अरे रमजान में बैठे हैं अभी, तो मत कीजिए ऐसा नाटक। सुनिए, आप इतनी सी बात नहीं समझी। अरे उन्होंने पुलिस से कहा ऑन रिकॉर्ड कि आप मस्जिदों को कवर कर दीजिए। वो यही तो कह रहा हूं मैं कि आप नहीं बचा पाएंगे। मतलब क्या बॉडीली वहां खड़े हो जाएंगे लोग? अंजना जी, हमें आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? अंजना जी, हमें तो यही अफसोस है कि रामगोपाल मिश्रा जी जिनकी मौत हुई थी, उनके पिताजी तक का नाम नहीं याद इनको, कैलाश चंद मिश्रा जी भैया। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने संभल में कितनी राशि दी और बहराइच में कितनी दी? राजनीति करने आ जाएंगे। मुझे बहुत तकलीफ है कि उस एक हमारा नौजवान सवाल नहीं सुनते, नाकामी की वजह से हमारे बीच में नहीं रहा। वन वे ट्रैफिक। आपको ये तो याद होगा कि आपने संभल में कितनी राशि दी थी, बहराइच में कितनी दी थी? सबसे ज्यादा प्रदर्शन हम लोगों ने किया, सरकार से मांग की कि उनके घर में रोजगार, उनके घर में नौकरी दो, 1 करोड़ रुपया उनके परिवार की आर्थिक मदद करो। क्या सरकार ने की? मैं पूछना चाहता हूं। संभल में दे दिया मैं इनसे पूछ रहा हूं, संभल में धर्म देख के दे दिया, वहां भी गए हम लोग उनके यहाँ। पासपोर्ट जब्त करने की बात करना गलत है। मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया, जो कानून संगत होगा वही किया जाएगा, ना इफ ना बट, संविधान और कानून का पालन होगा। और एक बात मैं और कह दूं, इन्होंने अभी कहा कि इसका नाम उसका नाम बताइए आप हमें, किसका नाम। मैं इनसे पूछता हूं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोगों, मेरे बीच में इतना बोले, अगर मैं थोड़ा बोलूं तो बहुत परेशान। 65 लोगों की जान चली गई थी मुजफ्फरनगर दंगों में। अगर 5 नाम बता दे, 7 ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ बलात्कार हुआ, नाम हो गई थी, पता है? अरे कौन खड़ा रहा? हमारे सनातनियों का भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। और इसी बात पे अंत होना चाहिए कि जो बात कही गई वो सही है। आप सेवई खिलाओगे तो गुजिया भी खाएंगे। नहीं, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।